आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट एक विमीय केस हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। डिस्कस द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं दो पार्टिकल हैं। डायग्राम तो ज़रूरत नहीं है बनाने की, बट डायग्राम से मैं समझा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि इस पूरे केस में हम लोग को डिस्कस क्या करना है। तो मान लीजिए दो पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, एक पार्टिकल का u1 है और दूसरे पार्टिकल का u2 है, और इनका हेड ऑन कोलिजन होगा। पहले पार्टिकल का मास m1 मान लेते हैं, दूसरे का मास m2। अब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद मान लेते हैं कोलिजन के बाद ये पहला पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला जाता है और दूसरा पार्टिकल ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे में इनकी फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल की v1 हो जाती है और दूसरे पार्टिकल की हो जाती है v2। अब यही आप लोग डायग्राम दिमाग में याद रखिएगा। अब इसी केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें वेरियस केसेस डिस्कस करने पड़ते हैं आगे जाके कि अगर पहला पार्टिकल रेस्ट में हो या दूसरा पार्टिकल बहुत ही हैवी हो तो ऐसे में क्या होगा, और रिजल्ट जो आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आते हैं। आप जब ये पूरा एनालिसिस देखेंगे तो आपको एक फिजिक्स का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ये लैंग्वेज देख लीजिए। लेट m1 एंड m2 इज द मास ऑफ टू पार्टिकल्स and u1 u2 is the velocity before collision and v1 v2 is the velocity after collision respectively। अब आप लोगों को हमने पिछले टर्न पे बताया था कि अगर कोलिजन इलास्टिक हो और खासकर यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक हो पूरी तरह से, तो इस केस में दोनों कंजर्व रहता है। कौन कौन? पहला लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहता है। केवल इलास्टिक के केस में ऐसा होता है। तो पहला इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 ये कोलिजन से पहले का लीनियर मोमेंटम दोनों पार्टिकल का ऐड कर देंगे। कोलिजन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2 ये बराबर होगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये स्पेशली केवल और केवल इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में है। अब ये हो जाएगा कोलिजन से पहले हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमने ऐड कर दिया कोलिजन से पहले, और फिर कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दिया। ये दोनों बराबर होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये m1 का फैक्टर इधर भी है और इधर भी m1, तो हम दोनों को एक साइड लाएंगे और कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन 3 और 4 मिल गया। कुछ भी नहीं है, बस ये m1 का फैक्टर एक जगह ला के कॉमन कीजिए और m2 का फैक्टर उधर, तो ये आपको ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए ये डिवाइड करते हैं LHS को LHS से, RHS से RHS से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटे u1 माइनस v1, और ये v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बटे v2 माइनस u2। अब यहाँ पे आप लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दोनों केस में। तो ये नीचे का ये एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा वो बचा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। कभी कभी एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये मल्टी लेयर्ड है। एक ही टॉपिक को कम से कम 4-5 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर यहाँ पहले इसको रीअरेंज करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए ये u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 कर देता हूँ। अब ये इक्वेशन अपने आप में एक डेटा छुपाया हुआ है। क्या? यह ये बताता है कि अतः वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में दोनों कणों के निकट आने का रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन के पश्चात कणों के दूर जाने के रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए दोनों के पास आने का, u1 माइनस u2। समझ में आया? ये u1 माइनस u2, और कोलिजन के बाद यहाँ पे v1 माइनस v2 रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कोलिजन से पहले दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 और कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2। अब यहाँ पे ये माइनस का फैक्टर आ रहा है, यानी दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी पास आने का, कोलिजन से पहले दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी पास आने का वो बराबर है कोलिजन के बाद दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी के। बट यहाँ माइनस फैक्टर है, तो माइनस फैक्टर ये बताता है कि अपोजिट, यानी अगर कोलिजन से पहले दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 से, तो वो कोलिजन के बाद v1 माइनस v2 के रिलेटिव वेलोसिटी से दूर जाएंगे। ये निगेटिव साइन यही बताता है कि इनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, अपोजिट हो जाएगी कोलिजन के बाद। बट मैथमेटिकली इनकी रिलेटिव वेलोसिटी से बराबर रहेगी। रिलेटिव वेलोसिटी मैं बोल रहा हूँ, एब्सोल्यूट नहीं।
रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के पास आने की और दूर जाने की वो बराबर होगी। तो ये भी कभी कभी प्रूफ करने को आता है। क्लियर हुआ? ये बात अच्छे से आप लोग समझ पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर एग्जाम में अगर पूछा आपसे कि ये प्रूफ करिए कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो दोनों का कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद मैथमेटिकली इक्वल होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब यही कि वो कोलिजन के बाद अपना दोनों डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो ये आपको इतना प्रूफ करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नाउ वी हैव टू फाइंड v1 एंड v2। अब हमको v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। तो यही इक्वेशन 5 लेते हैं और इसी को हम रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ ये v2 का फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे हमको v1 और v2 निकालना है, तो एक्चुअल में इस v2 के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो पूरा इक्वेशन v1 के टर्म्स में आ जाएगा। देखिए मैं पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ। पहले 2 बार इसी इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। एक बार इस इक्वेशन से v2 का वैल्यू निकाल के हम लोग इक्वेशन 3 में ले जाके पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 कहाँ पे है, ये देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन 3, इसमें ले जाके पुट कर देंगे तो पूरा वो इक्वेशन 3 जो है वो v1 के फॉर्म में हो जाएगा। तो वहाँ से हम v1 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद दोबारा हम इसी इक्वेशन से v1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस v1 का वैल्यू अगेन ले जाके इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो वो इक्वेशन पूरा v2 के फॉर्म में हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही v2 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर दिए हैं। तो देखिए ये पूरा इक्वेशन v1 के फॉर्म में आ गया। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिएगा, रीअरेंज करिएगा, सिंपल कैलकुलेशन है और यहाँ ये v1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कुछ इसमें करना नहीं है, आराम से वीडियो पॉज करके इसको आप लोग कैलकुलेट करें। अब सेम वही इक्वेशन 5 से हम लोग v1 की वैल्यू निकालते हैं और इस v1 को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो पूरा इक्वेशन v2 के टर्म्स में आ जाएगा और अगेन यहाँ से आपको ये v2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमने v1 और v2 निकाल लिया। ठीक है, ये रहा v1 इक्वेशन 6 और ये रहा v2 इक्वेशन 7। अब हम लोग इसमें वेरियस केस डिस्कस करेंगे। अब ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जब भी एग्जाम में पूछेगा कोई ना कोई स्पेशल केस आपको दे देगा। जैसे आपको एक स्पेशल केस दे देगा कि अगर दोनों पार्टिकल सेम मास के हों, इफ बोथ पार्टिकल्स हैव सेम मास, यानी m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। तो चलिए इक्वेशन 6 और 7 में पुट कर दीजिए m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m और देखते हैं v1 v2 की वैल्यू क्या आती है। तो जैसे ही देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे m1 इक्वल टू m2, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया। तो यहाँ से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए v1 इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस m बाई एम प्लस 1 और u2। तो यहाँ पे v1 बराबर u2 आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग v2 की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, ये इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो बाकी फैक्टर देखिए v2 इक्वल टू क्या आ गया, v2 इक्वल टू u1 आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूँ जरा समझिए। कोलिजन से पहले ये पहला पार्टिकल जिसका मास m1 है ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था। कोलिजन से पहले ये दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है ये जा रहा था u2 वेलोसिटी से। अब कोलिजन के बाद ये जो पहला पार्टिकल है अब ये इधर पलटेगा और ये इधर पलटेगा, तो इसका वेलोसिटी v1 और इसका हो जाता है v2। अब जरा ये इक्वेशन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि जिस पहले पार्टिकल का कोलिजन से पहले वेलोसिटी u1 था, अब कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी v1 इक्वल टू u2 हो जा रही है। जरा 1 मिनट का आप लोग यहाँ पे पॉज लीजिए, 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, मात्र 10 सेकेंड, और जरा सोचिए ये रिजल्ट बता क्या रहा है। ये बता रहा है कि जो पार्टिकल पहले u1 वेलोसिटी लेके किसी पार्टिकल से टकराता है जिसका वेलोसिटी पहले u2 था, तो टक्कर के बाद उसने दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी चुरा ली। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये जो पहला पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कोलिजन से पहले u1 था, अब कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी u2 हो जा रही है, जो कि कोलिजन से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी थी। यानी मैं अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो कोलिजन से पहले जो दोनों की वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद वो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। पहला पार्टिकल दूसरे की वेलोसिटी चुरा लेगा और दूसरा पार्टिकल पहले की वेलोसिटी चुरा लेगा टक्कर के बाद, अगर सेम मास हुआ तो यही कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया इस केस में। देखिए, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, v2 इक्वल टू u1 आ जा रहा है, और ये u1 तो पहले की वेलोसिटी थी ना, यानी दोनों पार्टिकल एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे अगर मास सेम हुआ तो। हेंस इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास द पार्टिकल्स सिंपली इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन and hence the transfer of energy between two particles of equal mass is maximum। इसीलिए एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रूफ कीजिए कि इलास्टिक कोलिजन में जब दोनों पार्टिकल का मास सेम होगा तभी उनके बीच में मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तभी तो हो पाएगा। भाई कोलिजन से पहले
और कोलिजन के बाद पहला पार्टिकल दूसरे की वेलोसिटी ले रहा है और दूसरा पार्टिकल पहले की वेलोसिटी, यानी दोनों के बीच में 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, पहला पार्टिकल दूसरे की काइनेटिक एनर्जी ले रहा है और दूसरा पार्टिकल पहले की काइनेटिक एनर्जी ले रहा है कोलिजन के बाद। तो इस केस को अच्छे से समझिएगा। एग्जाम में अक्सर ये भी पूछ दिया जाता है कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा इनके बीच में वो किस केस में होगा, तो वो तभी होगा जब दोनों पार्टिकल का मास क्या हो, बराबर हो। चलिए अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि दो पार्टिकल का आप लोग इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कीजिए और शर्त यह है कि दूसरा पार्टिकल बहुत हैवी है। समझ में आया? दूसरा पार्टिकल हैवी है और वो रेस्ट में है, यानी जो दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 था उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 क्या है, 0 है। अब इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका सबसे अच्छा व्यवहारिक एग्जाम्पल है एक दीवार। एक दीवार जो है वो रेस्ट में रहता है और वो बहुत हैवी रहता है। तो पहला पार्टिकल हम क्या लेते हैं, पहला पार्टिकल आप लोग एक बॉल ले लीजिए, गेंद। तो हम क्या करेंगे इस केस में, आप इमेजिन करिएगा कि एक गेंद को हम दीवार पे फेंकेंगे और वो जो दीवार है और गेंद के बीच में हम लोग कोलिजन डिस्कस करेंगे। हाँ, ये एज्यूम करते हुए कि दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो अपने दिमाग में ये चीज याद रखिएगा कि दूसरा पार्टिकल बहुत हैवी यानी भारी है और वो रेस्ट में है। ये जो मैं एग्जांपल बताया वही दिमाग में रखिए। तो चलिए, भारी होने का क्या मतलब हुआ, अगर m2 बहुत भारी है तो हम लोग m2 के रिस्पेक्ट में m1 को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा सा दीवार है, अब उस दीवार के जो मास होगा उसके तुलना में जो गेंद का मास होगा, जो बॉल हम दीवार पे फेंक रहे हैं वो तो नेग्लिजिबल होगा। तो मैथमेटिकली हम लोग m1 को यहाँ पे 0 पुट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले v1 की वैल्यू निकालने के लिए हम m1 को 0 यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब चूंकि u2 तो 0 ही है तो इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे जैसे ही 6 में जाएंगे, u2 0 है तो ये पूरा टर्म तो वैसे भी 0 हो गया और यहाँ पे हम m1 नेग्लिजिबल करेंगे यानी 0 रखेंगे। तो देखिए v1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आ गया। चलिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया, m1 नेग्लिजिबल रखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है क्योंकि m2 m1 से बहुत ज़्यादा है। तो ये v1 की वैल्यू क्या आ गई, -u1। अब हम रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। v1 इक्वल टू क्या आ गया, -u1। अब सेम इसी कंडीशन को यानी m1 इक्वल टू 0 और u2 इक्वल टू 0 हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 7 में पुट करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये टर्म तो 0 हो गया और यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए v2 बराबर क्या आ रहा है, v2 बराबर आ रहा है यहाँ पे इस केस में से हम लोग ये कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ ये केस डिस्कस कर रहे थे सेकेंड। तो यहाँ पे v2 क्या आ गया, ये तो 0 आ गया। अब m1 जैसे 0 पुट करेंगे ये भी 0 यानी v2 0 आ गया। कितना अच्छा और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया कि कोलिजन से पहले जो हैवी पार्टिकल जो u2 रेस्ट में था, कोलिजन के बाद वो रेस्ट में ही रहेगा। यानी जो आपका दीवार है, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये दीवार जो है v2 0 आया। v2 ये बड़ा सा एक दीवार है जिसका मास m2 है, बहुत हैवी है। तो इसका u2 यानी कोलिजन से पहले भी इसका वेलोसिटी 0 था और कोलिजन के बाद भी इसका वेलोसिटी 0 आ रहा है। जबकि जो बॉल है, जो बॉल जिसका मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 था, जब वो इससे टकराएगा तो इसका जो टक्कर के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी है। देखिए v1 इक्वल टू u1, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है। तो माइनस ये बताता है कि ये दीवार पे टकराने के बाद अपना डायरेक्शन तो चेंज कर लेगा पर उसकी वेलोसिटी वही होगी। तो मान लीजिए जो गेंद था वो आपका परफेक्टली इलास्टिक था। अब उसके लिए आप वो स्पंज वाला बॉल समझ लीजिए। तो स्पंज वाला बॉल आप जिस वेलोसिटी से दीवार पे फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से वो वापस लौट आएगा। तो ये एक इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। ठीक, v1 इक्वल टू -u1 यानी मैथमेटिकली कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वेलोसिटी उसकी उतना ही है, बट निगेटिव साइन बता रहा है कि उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, जो कि एक हमको लगता भी है कि हाँ रियल में ऐसे ही होगा। और दीवार अभी भी रेस्ट में ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि गेंद से टकरा के दीवार गिर जाएगा, फिर तो ये केस ही अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा जो हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि u2 0 हो और m2 बहुत हैवी हो। तो अब आप लोगों ने ये केस अच्छे से समझ लिया। अतः कोलिजन के बाद भारी कण जो m2 है वो विरामावस्था में ही रहेगा, जबकि हल्का कण m1 उतने ही वेग से विपरीत दिशा में चलने लगेगा। अब हम लोग तीसरे केस पे आते हैं। मान लेते हैं कि जो m2 पार्टिकल है वो बहुत ही लाइट हो यानी हल्का हो और वो रेस्ट में हो, u2 0 हो, जस्ट अपोजिट। जैसे हमने दूसरा पार्टिकल यहाँ पे दीवार लिया था, एक वॉल लिया था। अब आप लोग एकदम लाइट, एकदम हल्का लीजिए। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए रोड पे कहीं एक बहुत ही हल्का पार्टिकल रखा हुआ है। मान लीजिए रोड पे किसी ने इसको मैं कैसे समझाऊं, चलिए मान लीजिए रोड पे एक साइकिल खड़ी है। अब ध्यान रहे साइकिल चल नहीं रही है, साइकिल खड़ी है रोड पे।
ठीक है, एक साइकिल है, सेकेंड पार्टिकल हम मानेंगे। एक मान लीजिए यहाँ पे ये कोई साइकिल है और ये साइकिल क्या है, ये खड़ी है, रेस्ट में है, क्योंकि ये U2 0 है और ये लाइट है, हल्का है। तो हल्का किसके तुलना में, एक मैं बहुत बड़ा सा बस मान ले रहा हूँ, एक बहुत भारी बस है, हैवी बस है, वो है हमारा पार्टिकल M1 और उसकी वेलोसिटी है U1 कोलिजन से पहले। दूसरा पार्टिकल रेस्ट में है कोलिजन से पहले और वो लाइट है, यानी M2 क्या है, बहुत कम है। तो बस के तुलना में साइकिल का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। ये एग्जांपल अच्छा है। तो अगर M2 बहुत लाइट है तो यहाँ हम M2 को ही M1 के रिस्पेक्ट में 0 ले लेंगे और U2 0, यानी वो रेस्ट में था। तो तो बस आएगा और उस साइकिल से टकराएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो V1 निकालने के लिए अगेन सेम उसी इक्वेशन में हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, M2 0 और U2 0। तो V1 की वैल्यू आ रही है U1। V1 की वैल्यू क्या आ रही है, U1। अभी हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और V2 की वैल्यू निकालते हैं, तो अगेन M2 लगभग 0 रखेंगे और यहाँ पे U2 भी 0। तो यहाँ पे ये V2 की वैल्यू आ गई ट्वाइस U1। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है कि जो साइकिल है, जब बस जाके उस साइकिल से टकराएगा तो टक्कर के बाद जो बस है उसकी जो वेलोसिटी कोलिजन के बाद है, वो उसकी वही वेलोसिटी है जो पहले थी। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी टक्कर के बाद, टक्कर से पहले जो बस की वेलोसिटी थी वो टक्कर के बाद भी उसकी वही वेलोसिटी है और माइनस इसमें नहीं आया, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है। यानी बस जो है वो अपने उसी वेलोसिटी से अपने उसी मोड में आगे बढ़ जाएगा। और साइकिल का क्या हाल होगा? साइकिल का हाल ये होगा कि जो वेलोसिटी बस की थी उसके दुगने वेग से साइकिल सड़क पे निकल जाएगा। तो ऐसा भी तो रियल, ऐसे ही तो होता है अक्सर रियल केस में। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। जो V2 है वो ट्वाइस U1, यानी जो बस की वेलोसिटी थी उसके वेलोसिटी के दुगने वेलोसिटी से साइकिल रोड पे आगे दूर फेंका जाएगी, जबकि बस जो है वो अपने वही पहले वाले वेलोसिटी से आराम से चलता जाएगा, अगर ब्रेक ना लगाए तो देख रहे हैं आप लोग कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम रिजल्ट भी मेंशन कर दे रहे हैं। अतः कोलिजन के बाद भारी कण M1 का वेग लगभग उतना ही रहता है जितना कोलिजन से पहले था, जबकि हल्के कण M2 का वेग भारी कण के वेग का दुगना हो जाता है। और कहीं भी किसी भी इक्वेशन में माइनस नहीं आया है, मतलब दोनों उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में बस जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने स्पेशल केसेस देखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और आप लोग ये जितने भी मैं ये कोर्स करा रहा हूँ इसमें BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, टोटल आप लोग जान रहे हैं 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में खोजने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पूरे कोर्स का यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। सभी वीडियो आपको बिल्कुल क्रम से मिल जाएंगे और पूरा कोर्स कराया गया है, 100% पूरा कोर्स कराया गया है। अभी तक जितना हो चुका है इसी तरह चलता रहेगा और कुछ भी कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, एकदम पूरा परफेक्ट तरीके से आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। आप लोग हमारे चैनल से पूरा कोर्स अपना कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना बस काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।